हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल दिसार जीकेजीएस क्लासेस में। दोस्तों, आप सब लोग कैसे हैं? उम्मीद करते हैं आप सब लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी तैयारी बेहतरीन तरीके से आप सभी कर रहे होंगे। दोस्तों, आरआरबी ग्रुप डी 2025 के लिए हम यूथ बुक का सॉल्यूशन आपको करवा रहे हैं, जिसमें दोस्तों आज हम आपको करवाने वाले हैं बायोलॉजी की क्लास। और इसमें आज हम आपको करवाने वाले हैं जय अणु, लिपिड, प्रोटीन और न्यूक्लिक अम्ल के जितने भी क्वेश्चन इस बुक में दिए गए हैं वे सारे क्वेश्चन। दोस्तों, प्लांट टिश्यू के कुछ क्वेश्चन बचे हुए थे, उसको भी हम इसी वीडियो में कवर कर देंगे। वीडियो अच्छा लगे दोस्तों, वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। और हमसे जुड़ने के लिए और क्लास के अपडेट के लिए आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दे दिया है। चलिए दोस्तों, देर ना करते हुए स्टार्ट करते हैं आज का अपना सेशन। दोस्तों, कुछ क्वेश्चन प्लांट टिश्यू के बच गए थे, वो आज हम पहले करेंगे, उसके बाद दूसरा अगला चैप्टर देखेंगे। डैश ऊतक मृत कोशिकाओं के संयोजन से बना होता है। तो दोस्तों, कौन सा ऊतक है जो मृत कोशिकाओं के संयोजन से बना होता है? तो ये है स्क्लेरन काइमा। स्क्लेरन काइमा जो है ये ऊतक मृत कोशिकाओं के संयोजन से बना होता है। स्क्लेरन काइमा दृढ़ ऊतक एक प्रकार का सरल स्थायी ऊतक है। इसकी कोशिका भित्ति कठोर, मोटी तथा लिग्निन युक्त होती है। कैसी होती है इसकी कोशिका भित्ति? तो कठोर होती है, मोटी होती है तथा लिग्निन युक्त होती है। इस ऊतक की कोशिकाएं कैसी होती है? तो मृत होती है, क्योंकि इनके किनारों पर सेल्यूलोज, हेमीसेल्यूलोज तथा लिग्निन का क्या होता है? जमाव होता है। इस वजह से इनकी कोशिकाएं क्या होती है? मृत होती है। ये ऊतक तने में संवहन मंडल के समीप, पत्तों की सिराओं में तथा बीजों और फलों के कठोर छिलकों में उपस्थित होता है। जैसे बात करें नारियल के छिलके में, ये कहाँ होता है उपस्थित? नारियल के छिलके में। देखते हैं अगला क्वेश्चन। नारियल की छाल का निर्माण किस ऊतक द्वारा होता है? दोस्तों, नारियल की छाल का निर्माण जो है ये स्क्लेरन काइमा ऊतक के द्वारा होता है। किसके द्वारा? स्क्लेरन काइमा ऊतक के द्वारा जो है नारियल की छाल का निर्माण होता है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। किस प्रकार का ऊतक नारियल का भूसी बनाता है? तो दोस्तों, नारियल का भूसी जो है ये बनाता है हमारा स्क्लेरन काइमेटस फाइबर। क्या बनाता है? स्क्लेरन काइमेटस फाइबर जो है ये नारियल का भूसी बनाता है। तो आपको आंसर याद रखना है स्क्लेरन काइमेटस फाइबर। देखते हैं अगला क्वेश्चन। डैश ऊतक का निर्माण मृत कोशिकाओं के संयोजन से होता है। तो दोस्तों, किसका निर्माण होता है मृत कोशिकाओं के संयोजन से? अभी हमने बताया आपको स्क्लेरन काइमा का। स्क्लेरन काइमा ऊतक का निर्माण जो है मृत कोशिकाओं के संयोजन से होता है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। डैश की कोशिकाएं मृत होती है। तो मृत होती है दोस्तों किसकी? दृढ़ ऊतक की। स्क्लेरन काइमा की कोशिकाएं कैसी होती है? तो मृत होती है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। निम्न में से किस ऊतक में कठोर कोशिका भित्ति पाई जाती है? दोस्तों, कठोर कोशिका भित्ति जो है ये पाई जाती है स्क्लेरन काइमा में। किसमें? स्क्लेरन काइमा इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखते हैं अगला क्वेश्चन। वनस्पतिक ऊतक का डैश परिपक्वता पर जीवित प्रोटोप्लाज्मा धारण नहीं करता है। तो दोस्तों, वनस्पति ऊतक का डैश परिपक्वता पर जीवित प्रोटोप्लाज्मा धारण नहीं करता है। तो दृढ़ ऊतक जो है, वनस्पति ऊतक का दृढ़ ऊतक परिपक्वता पर जीवित प्रोटोप्लाज्मा धारण नहीं करता है। ठीक है, वनस्पति ऊतक का दृढ़ ऊतक परिपक्वता पर जीवित प्रोटोप्लाज्मा धारण नहीं करता है, इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखते हैं अगला क्वेश्चन। साधारण स्थायी ऊतकों के तीन प्रकार है। दोस्तों, साधारण स्थायी ऊतकों के तीन प्रकार है। कौन कौन से? पेरेनकाइमा, कोलेनकाइमा और स्क्लेरेनकाइमा। ये तीनों जो है साधारण स्थायी ऊतक के तीन प्रकार है। अब दोस्तों, संरचना के आधार पर स्थायी ऊतक कितने प्रकार के होते हैं? तो संरचना के आधार पर स्थायी ऊतक जो है ये दो प्रकार के होते हैं। एक होते हैं सरल स्थायी ऊतक और एक होते हैं जटिल स्थायी ऊतक। सरल स्थायी ऊतक समान कोशिकाओं के बने होते हैं। इसके प्रकार कौन कौन से हैं? तो पेरेनकाइमा मृदूतक, कोलेनकाइमा स्थूलकोण ऊतक और एक होता है स्क्लेरेनकाइमा दृढ़ ऊतक। तो ये है इसके राइट आंसर। देखते हैं अगला क्वेश्चन। किस प्रकार के ऊतक में एक समान कार्य करने वाली विभिन्न प्रकार की कोशिकाएं होती है? तो दोस्तों, एक समान कार्य करने वाली विभिन्न प्रकार की कोशिकाएं जो है ये जटिल ऊतक में होती है। किसमें होती है? जटिल ऊतक में। एक ही प्रकार के विशेष कार्य करने वाले विभिन्न प्रकार की कोशिकाओं का समूह जटिल ऊतक कहलाता है। जाइलम और फ्लोएम जटिल ऊतक के उदाहरण है, आपको ये भी याद रखना है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। पादप कोशिका भित्ति किससे बनी होती है? दोस्तों, पादप कोशिका भित्ति जो है ये सेलुलोज और पेक्टिन की बनी होती है। किसकी बनी होती है? सेलुलोज और पेक्टिन की बनी होती है पादप कोशिका भित्ति। पादप कोशिका भित्ति सेलुलोज और पेक्टिन की बनी होती है। कोशिका के अध्ययन को साइटोलॉजी कहा जाता है।
कोशिका भित्ति केवल पादप कोशिका में पाई जाती है, जंतु कोशिका में कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती है, ये आपको याद रखना है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। पौधों में फ्लोएम का कार्य होता है। दोस्तों पौधों में फ्लोएम का कार्य क्या होता है? तो ये होता है खाद्यों का प्रवाह, मतलब खाद्य पदार्थों का प्रवाह करता है कौन? फ्लोएम। फ्लोएम या बास्ट पौधों की जड़, तना व पत्तियों में पाया जाता है। यह पत्तियों द्वारा तैयार भोज्य पदार्थ को पौधों के विभिन्न भागों तक पहुंचाता है। यह एक संचायक ऊतक है जो पौधों को यांत्रिक संचयन प्रदान करता है। कौन? फ्लोएम। देखते हैं अगला क्वेश्चन। पौधों के सभी भागों में भोजन पहुंचाता है। दोस्तों पौधों के सभी भागों में भोजन जो है ये पहुंचाता है कौन? फ्लोएम। फ्लोएम पहुंचाता है भोजन। और जल कौन पहुंचाता है? तो जाइलम आपको याद रखना है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। पौधों में फ्लोएम डैश के परिवहन के लिए उत्तरदायी है। तो भोजन के परिवहन के लिए उत्तरदायी होता है फ्लोएम। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। डैश में पतली कोशिका भित्ति के साथ अपेक्षाकृत अवशिष्ट कोशिकाएं होती है। तो दोस्तों किसमें पतली का कोशिका भित्ति के साथ अपेक्षाकृत अवशिष्ट कोशिकाएं होती है? तो ये होती है पेरेन्काइमा में। पेरेन्काइमा में पतली कोशिका भित्ति के साथ अपेक्षाकृत अविशिष्ट कोशिकाएं होती है। किसकी? अविशिष्ट कोशिकाएं होती है पेरेन्काइमा में। मृदुतक पेरेन्काइमा की बात करें दोस्तों तो यह एक जीवित सरल स्थायी ऊतक है तथा पतली कोशिका भित्ति होती है इसकी, जो किसकी बनी होती है? तो सेल्यूलोज से बनी होती है। इसके जीव द्रव्य में प्रायः एक बड़ी केंद्रीय रिक्तिका सेंट्रल वैक्यूल होती है। इसकी कोशिकाएं प्रायः समव्यासी तथा विभिन्न आकारों की होती है। कोशिकाओं के मध्य अंतःक्रियात्मक अंतराकोशिकीय स्थान तथा हरितलवक पाए जाते हैं। ये सामान्यतः जल, भोज्य पदार्थ आदि का संचय करती है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। डैश में कोशिकाओं को ढीला पैक किया जाता है ताकि बड़े अंतःक्रियात्मक रिक्त स्थान मिल सके। तो दोस्तों किसमें जो है कोशिकाओं को ढीला पैक किया जाता है ताकि बड़े अंतःक्रियात्मक रिक्त स्थान मिल सके? तो ये है मृदुतक। मृदुतक में कोशिकाओं को ढीला पैक किया जाता है ताकि बड़े अंतःक्रियात्मक रिक्त स्थान मिल सके। देखते हैं अगला क्वेश्चन। डैश में पतली कोशिका भित्ति के साथ अपेक्षाकृत गैर विशिष्ट कोशिकाएं होती है। तो दोस्तों किसमें होती है पतली कोशिका भित्ति के साथ अपेक्षाकृत गैर विशिष्ट कोशिकाएं? तो ये होती है पेरेन्काइमा में। पेरेन्काइमा में पतली कोशिका भित्ति के साथ अपेक्षाकृत गैर विशिष्ट कोशिकाएं होती है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। अधिक अंतरकोशीय प्रसार के लिए डैश कोशिकाएं विरल रूप में संरचित होती है। तो दोस्तों अधिक अंतरकोशीय प्रसार के लिए जो पेरेन्काइमा की कोशिकाएं है ये विरल रूप से संरचित होती है। किससे होती है? विरल रूप से संरचित होती है पेरेन्काइमा की कोशिकाएं। बात करते हैं एक्स्ट्रा फैक्ट के बारे में। तो कोशिकाओं की कुछ परतें ऊतक के आधारी पैकिंग का निर्माण करती है, जिन्हें हम पेरेन्काइमा ऊतक कहते हैं, जो कि स्थायी ऊतक का एक प्रकार है। जो पेरेन्काइमा है दोस्तों कैसा ऊतक है? तो स्थायी ऊतक है। यह पतली कोशिका भित्ति वाली सरल कोशिकाओं का बना होता है। ये कोशिकाएं जीवित होती है। कुछ पेरेन्काइमा ऊतकों में क्लोरोफिल पाया जाता है, ठीक है, जिसके कारण प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है। पेरेन्काइमा ऊतक में अधिक अंतरकोशीय प्रसार के लिए उसकी कोशिकाएं विरल रूप में संरचित होती है। जलीय पौधों में पेरेन्काइमा की कोशिकाओं के मध्य हवा की बड़ी गुहिकाएं होती है, जो पौधों को तैरने के लिए उत्प्लावन बल प्रदान करती है, जिसे हम क्या कहते हैं? एरेन्काइमा कहते हैं। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। निम्न में से कौन सा ऊतक कोशिका विभाजन में सक्षम है? तो दोस्तों कोशिका विभाजन में सक्षम जो ऊतक है ये है हमारा विभज्योतक ऊतक। कौन सा? विभज्योतक ऊतक जो है ये कोशिका विभाजन में सक्षम है। दोस्तों विभज्योतक ऊतक के अंतर्गत कोशिकाओं के वे समूह आते हैं जिनकी कोशिकाएं या तो विभाजित होने वाली होती है या विभाजित हो रही होती है या उनमें विभाजन की क्षमता होती है। ये पौधों के वर्दी भागों में पाई जाती है। इसके विशिष्ट लक्षण निम्न हैं। दोस्तों ये गोल, अंडाकार या बहुभुजाकार होती है। इसकी कोशिकाएं बहुत सक्रिय होती है एवं इनमें घने कोशिका द्रव्य, साइटोप्लाज्मा, पतली कोशिका, रसभित्तियां, मुख्य नाभिक और कम रिक्तिकाएं होती है। ये कैसी होती है? बहुत सक्रिय होती है। इनमें घने कोशिका द्रव्य, पतली कोशिका, रसभित्तियां, मुख्य नाभिक और कम रिक्तिकाएं होती है। किसमें? विभज्योतक ऊतक में। जीव द्रव्य सघन, केंद्रक बड़े तथा राजधानी छोटी होती है। जीव द्रव्य कैसे होते हैं? तो जीव द्रव्य सघन होते हैं। केंद्रक कैसे होते हैं? केंद्रक बड़े होते हैं। और राजधानी जो होती है ये कैसी होती है? तो राजधानी इसमें छोटी होती है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। विभिन्न प्रकार के स्थायी ऊतकों के निर्माण के लिए
डैश ऊतक की कोशिकाओं को अलग किया जाता है। तो दोस्तों विभिन्न प्रकार के स्थायी ऊतकों के निर्माण के लिए मेरिस्मेटिक ऊतक की कोशिकाओं को अलग किया जाता है। किसको? मेरिस्मेटिक कोशिकाओं को। देखते हैं अगला क्वेश्चन। पादप ऊतक मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? ये होता है विभज्योतक ऊतक और स्थायी ऊतक। दोनों ही क्या होते हैं? पादप ऊतक है। कितने प्रकार के? दो प्रकार के। कोशिकाओं के समूह को क्या बोलते हैं? ऊतक कहते हैं। पादप ऊतक दो प्रकार के होते हैं, एक होता है विभाज्योतक ऊतक और दूसरा होता है स्थायी ऊतक। जिन ऊतकों में विभाजन की क्षमता होती है उन्हें विभाज्योतक ऊतक कहते हैं। ये प्रमुख रूप से पौधों के वर्धी भागों में पाए जाते हैं। स्थायी ऊतक जो है कोशिकाओं के ऐसे समूह हैं जिनमें विभाजन की क्षमता का अभाव होता है। इनके द्वारा ही पौधों को यांत्रिक अवलंबन मिलता है। ये मुख्यतः बहुवर्षीय पौधों में पाए जाते हैं। कौन से? स्थायी ऊतक। देखते हैं अगला क्वेश्चन। निम्न में से कौन सा स्थायी ऊतक का एक उदाहरण है? तो दोस्तों स्थायी ऊतक का उदाहरण हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जाइलम। जाइलम जो है ये स्थायी ऊतक का एक उदाहरण है। स्थायी ऊतक की कोशिकाएं प्रायः अधिक विभक्त नहीं होती। स्थायी ऊतक जिनसे कोशिका की रचना होती है तथा उनके कार्य एक समान होते हैं, उन्हें हम क्या बोलते हैं? सरल ऊतक कहते हैं। स्थायी ऊतक जिनमें विभिन्न प्रकार की कोशिकाएं होती है उन्हें जटिल ऊतक कहते हैं। जाइलम एक कैसा ऊतक है? तो स्थायी जटिल ऊतक है जाइलम। ये आपको याद रखना है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। निम्न में से कौन सा जाइलम का एक प्रकार नहीं है? दोस्तों जाइलम का प्रकार कौन सा नहीं है? तो ये हो जाएगा सिव ट्यूब। सिव ट्यूब जो है दोस्तों ये जाइलम का प्रकार नहीं है। दोस्तों जाइलम की बात करें तो जाइलम एक प्रकार का संवहन ऊतक है। कौन सा ऊतक है? संवहन ऊतक। इसका प्रमुख कार्य जल और खनिजों का अवशोषण कर पौधों के पत्तियों तक पहुंचाना है। इसमें चार प्रमुख कोशिकाएं होती है। एक होती है वहिनिकाएं, दूसरी होती है वाहिकाएं, तीसरी होती है जाइलम मृदुतक और चौथी होती है जाइलम तंतु। ये जो है चार प्रमुख कोशिकाएं होती है किसकी? जाइलम की। दोस्तों इनमें से सीव ट्यूब जो है ये भिन्न है। यह दारू फ्लोएम में पाया जाता है। किसमें पाया जाता है? फ्लोएम में। दारू का प्रमुख कार्य पत्तियों द्वारा निर्मित भोजन को पौधों के विभिन्न भागों तक पहुंचाना है। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। कौन सा ऊतक पौधों के प्रकाश संश्लेषक हिस्से से सामग्री के परिवहन में मदद करता है? तो दोस्तों कौन सा ऊतक है जो पौधों के प्रकाश संश्लेषक हिस्सों से सामग्री के परिवहन में मदद करता है? तो ये करता है हमारा फ्लोएम। कौन सा? फ्लोएम इसका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों पौधों में दो प्रकार के चालन ऊतक पाए जाते हैं, जिनमें से एक जाइलम है और दूसरा क्या है? फ्लोएम है। जाइलम ऊतक का मूल कार्य जड़ से तने एवं पत्तियों तक पानी एवं पोषक तत्वों, खनिज, लवण इत्यादि का परिवहन करता है। कौन? जाइलम। जबकि फ्लोएम जो है ऊतक पौधों के प्रकाश संश्लेषक हिस्सों में तैयार सामग्री को पौधों के सभी भागों तक पहुंचाते हैं। कौन? फ्लोएम। देखते हैं अगला क्वेश्चन। दृढ़ ऊतक डैश से बना है? दोस्तों दृढ़ ऊतक जो है ये किससे बना हुआ है? तो ये बना है निर्जीव कोशिका से। किससे बना है? निर्जीव कोशिका से बना होता है हमारा दृढ़ ऊतक। दोस्तों दृढ़ ऊतक जो है निर्जीव कोशिका से बने होते हैं। यह ऊतक पौधों के तने, पत्तियों के सिरे, फलों तथा बीजों के बीजावरण में पाए जाते हैं। जिन पौधों में रेशे उत्पन्न होते हैं उनमें यह ऊतक प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं। जो दृढ़ ऊतक है दोस्तों ये जो है जिन जिन पौधों में रेशे उत्पन्न होते हैं उनमें यह ऊतक क्या पाए जाते हैं? प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं। देखते हैं अगला क्वेश्चन। रेगिस्तानी पौधों की बाह्य त्वचा एपिडर्मिस में डैश की एक मोटी मोमी परत होती है। तो दोस्तों रेगिस्तानी पौधों की बाह्य त्वचा में जो है क्यूटिन की एक मोटी मोमी परत होती है। रेगिस्तानी पौधों की बात करें तो रेगिस्तानी पौधों की बाह्य त्वचा एपिडर्मिस में क्यूटिन की एक मोटी मोम जैसी परत होती है जो वाष्पीकरण की दर को कम करती है, जिससे पौधे अपना जल स्तर बनाए रखते हैं तथा सूखते नहीं हैं। क्यूटिन पौधों के बाहरी आवरण को ढक लेता है तथा जल प्रतिरोधी के रूप में कार्य करता है। कौन? क्यूटिन। देखते हैं अगला क्वेश्चन। वृक्षों में सामग्री के परिवहन में सहायक ऊतकों को क्या कहा जाता है? दोस्तों वृक्षों में सामग्री के परिवहन में सहायक ऊतकों को हम बोलते हैं सहवहनी ऊतक। कौन सी ऊतक? सहवहनी ऊतक बोलते हैं। पादप ऊतक में स्थायी ऊतक के दो भाग होते हैं, एक होता है सरल ऊतक और एक होता है जटिल ऊतक। जिसमें सरल ऊतक का कार्य भोजन का निर्माण करना एवं यांत्रिक सहायता प्रदान करना है। सरल ऊतक का कार्य क्या है? भोजन का निर्माण करना एवं यांत्रिक सहायता प्रदान करना। तथा जटिल ऊतक में जाइलम एवं फ्लोएम ऊतक पाए जाते हैं, जिन्हें संवहन ऊतक हम कहते हैं। इनका कार्य जल एवं खाद्य पदार्थों का पौधों के अन्य अंगों में संवहन करना होता है। किनका काम? फ्लोएम एवं जाइलम का काम। तो दोस्तों ये प्लांट टिश्यू के क्वेश्चन पूरे आज समाप्त हो गए।
अब हम देखेंगे अगला टॉपिक जो हम आज स्टार्ट करने वाले थे, जैव अणु, लिपिड, प्रोटीन और न्यूक्लिक। ठीक है, देखते हैं इसका पहला क्वेश्चन। इसके ज्यादा क्वेश्चन नहीं है दोस्तों, एक दो क्वेश्चन ही है। निम्न में से क्या मैक्रो पोषक तत्व नहीं है? तो दोस्तों कौन सा ऐसा तत्व है जो मैक्रो पोषक तत्व नहीं है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, विटामिन। विटामिन जो है दोस्तों ये मैक्रो पोषक तत्व नहीं है बल्कि माइक्रो पोषक तत्व है। वसा की बात करें, कार्बोहाइड्रेट की बात करें, एमिनो अम्ल की बात करें, तो ये तीनों ही जो है, ये तीनों कौन से पोषक तत्व है? तो मैक्रो पोषक तत्व है, विटामिन को छोड़ के। बात करते हैं एक्स्ट्रा फैक्ट के बारे में, तो विटामिन मैक्रो पोषक तत्व के अंतर्गत नहीं आता। पोषक पदार्थों को कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स, लिपिड्स, न्यूक्लिक अम्ल, जल, खनिज तत्व और विटामिन के रूप में बांटा जा सकता है। पोषक पदार्थों को किस में बांटा जा सकता है? कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स, लिपिड्स, न्यूक्लिक अम्ल, जल, खनिज तत्व और विटामिन के रूप में बांटा जा सकता है। इसमें से जल तथा खनिज जो है ये अकार्बनिक तत्व होते हैं। जो जल और खनिज होते हैं कैसे तत्व होते हैं? अकार्बनिक। और जो बचे हुए होते हैं वो क्या होते हैं? शेष कार्बनिक होते हैं। जल और खनिज क्या होते हैं? अकार्बनिक, और जो बच गए हैं वो क्या होते हैं? कार्बनिक होते हैं। ऐसे तत्व जिनकी बहुत अधिक मात्रा में शरीर में आवश्यकता होती है उन्हें हम मैक्रो पोषक तत्व कहते हैं। मैक्रो पोषक तत्व क्या होते हैं? ऐसे तत्व जिनकी बहुत अधिक मात्रा में शरीर में उसकी आवश्यकता होती है उन्हें हम क्या बोलते हैं? मैक्रो पोषक तत्व। जैसे कार्बोहाइड्रेट हो गया, प्रोटीन हो गया, लिपिड्स हो गया, ऐसे ये सब क्या है? ये मैक्रो पोषक तत्व है। कौन से तत्व? मैक्रो पोषक तत्व। और दोस्तों ऐसे तत्व जिनकी बहुत कम मात्रा में आवश्यकता होती है हमारे शरीर को उन्हें हम माइक्रो पोषक तत्व कहते हैं। कौन से तत्व? माइक्रो पोषक तत्व। इसके उदाहरण कौन कौन से हैं? तो लवण हो गया और विटामिन हो गया। ये कौन से तत्व है? तो माइक्रो पोषक तत्व है। कौन से? माइक्रो पोषक तत्व। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। जीव विज्ञान में डीएनए का पूर्ण रूप क्या है? दोस्तों जीव विज्ञान में डीएनए का पूर्ण रूप होता है डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड। क्या होता है? डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड जो है डीएनए का फुल फॉर्म है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। बात कर लेते हैं दोस्तों डीएनए के बारे में। तो जीव विज्ञान में डीएनए का पूर्ण रूप डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड है। ये प्रोटीन के बने होते हैं। डीएनए आनुवांशिक लक्षणों को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक ले जाते हैं। कोशिका विभाजन के समय क्रोमैटिन जालिका के धागे अलग होकर कई छोटी और मोटी छड़ जैसी रचना में परिवर्तित हो जाते हैं। इसे ही हम क्या बोलते हैं? गुणसूत्र कहते हैं। डीएनए अणु में कोशिका के निर्माण एवं संगठन की सभी आवश्यक सूचनाएं होती है। डीएनए में क्या होती है? और डीएनए अणु में कोशिका के निर्माण एवं संगठन की सभी आवश्यक सूचनाएं इसमें होती है। ठीक है दोस्तों अब जो अगला टॉपिक है अनुवांशिकी, हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, अपना ख्याल रखिए। ओके, बाय बाय, टेक केयर।